यही था ना, कल डॉक्टर सुनील ने किया था कैलोरी पे, है ना। आधा बच गया था, वो आधा संडे को फिनिश करेंगे। वो कैलोरी पे किया था, और हमने किया था कि जो फैट परसेंटेज हमारी बॉडी में है, फैट परसेंटेज अगर नॉर्मल बताते हैं, हम थोड़ा सा रिकेप करते हैं पीछे का, क्योंकि शायद साथियों को याद नहीं है अभी भी। अगर नॉर्मल बॉडी पर फैट परसेंटेज की बात करें तो मेल में 10 to 20% और फीमेल में 20 to 30%। ये तो होता है नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज की बात, ओवरऑल बॉडी में कितनी फैट है हमारे, है ना। दूसरी होती है विस्टरल फैट, वीएफए लिखते होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो होती है 0.5 से लेके 9 तक, है ना। अगर इससे ज्यादा होती है तो फिर दिक्कत करती होती है। विस्टरल फैट अगर एक लिमिट में है तो अच्छी है हर ऑर्गन के लिए, क्योंकि जैसे लीवर है तो उसके चारों तरफ फैट की लेयर होती है ना। हार्ट है तो उसके चारों तरफ फैट होता है। अगर वो फैट बढ़ जाए ना, विस्टरल फैट बढ़ जाए, 9 से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत करती होती है। अगर वो लिमिट में है तो दिक्कत नहीं करेगी। अगर एक लिमिट में है तो वो उस ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती होती है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होती है। बट कोई भी चीज है वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान करने लग जाती होती है ना। तो अपन ने बात किया था अभी हेल्दी होना और हेल्दी दिखना अलग अलग चीज है ना। हेल्दी दिखते कब है, जब हमारा टमी बाहर नहीं दिखता तो हम दूसरों को हेल्दी दिखते होते हैं ना, कि ये फिट है जी, ये फिट है। और हेल्दी कब होते हैं, जब हमारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो जितने भी सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से काम करे तो हम हेल्दी होते हैं, है ना। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है, मस्कुलर सिस्टम सही है, स्केलेटल सिस्टम सही है, सारे सिस्टम अगर प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम सही है, तो हम हेल्दी होते हैं ना। हेल्दी दिखना और हेल्दी होना अलग अलग बातें होते हैं। तो हेल्दी होंगे कब, जब हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे। और ऑर्गन कब प्रॉपर काम करेंगे, जब हम हर ऑर्गन के हिसाब से पूरी बॉडी को जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उतना न्यूट्रिशन देंगे, है ना। जैसे हार्ट हेल्थ के लिए बात करते होते हैं ना कई बार अपने, कि जी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, बीटा ग्लूकागोन होता है, बीटा हार्ट होता है और ओमेगा 3 होता है, वो कितना फायदा करता होता है हार्ट के लिए, है ना। जो साथी ओमेगा 3 एक गोली सुबह एक गोली शाम को लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट वर्क्स को 1 चम्मच डेली शाम को लेते होते हैं, जो बीटा ग्लूकागोन होता है ना, बीटा हार्ट, उसका 1 सैशेट डेली लेते हैं, तो उनको कभी भी कार्डियक इश्यू होने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती होती है। क्योंकि क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम कब होती है, जो उनकी ब्लड सप्लाई होती है ना, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसके अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। और डिपोजिशन कब होता है, वो जब बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, या हम बहुत ज्यादा नमक खाएंगे, या हम बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, बाहर का जंक फूड खाएंगे, तो होता है वो क्या करता है, वो जम जाता होता है, डिपोजिशन होना शुरू हो जाता होता है ना। कैसे, जैसे अब मान लो हर जो भी नाड़ियां हैं, ठीक है, वहां से ब्लड सप्लाई होता है सभी को। अब मान लो जो नाड़ी है उसकी ल्यूमन जो है वो इतनी बड़ी है ना, और इसके अंदर से ब्लड पंप, हार्ट ने ब्लड पंप किया और यहाँ से निकल गया। अब मान लो धीरे धीरे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, हमने बहुत सारा नमक खा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, वो भी डिपोजिट हो गया, जंक फूड खा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका जो रास्ता है ना वो कम होता जाता है, संकड़ी हो जाएगी ऐसे। पहले तो इतना था, जैसे अगर पानी की पाइप होती है ना, 2 इंच की पाइप हो गई, और बाद में उसको 0.25 इंच रह गया या आधा इंच रह गया, ये रह जाती स्थिति। अब ब्लड तो उतना ही जाना है, तो हार्ट क्या करेगा, फोर्स करेगा, फोर्स करेगा, तो वो ब्लड जो है वो इनकी दीवारों पे दबाव लगाएगा, इसी से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होता है ना। तो अगर बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, और इसी से कार्डियक इश्यू आने लग जाते होते हैं। कार्डियक लोड बढ़ जाता होता है, हार्ट पे लोड बढ़ जाता होता है ना। दूसरा अपन ने जिक्र किया था डायबिटिक होने की संभावना रहती है। कैसे, कि अगर हमने खाना खाया तो बॉडी में जो भी खाना है वो क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म में जाएगा, है ना, ग्लूकोज फॉर्म में जाएगा। अब जितनी बॉडी को जरूरत है उतना तो ग्लूकोज काम आ जाएगा सेल्स को। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बार बार फास्ट फूड खा रहे हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उस ग्लूकोज का जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन आता है उसका पूरा प्रभाव नहीं होता। और वो जो ग्लूकोज कोशिकाओं को मिलना चाहिए ना, सेल्स को मिलना चाहिए, सेल्स की एनर्जी क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म में मिलती है सेल्स को, है ना। तो सेल्स के अंदर जितना ग्लूकोज जाना चाहिए उतना जा नहीं पाता, और बाकी वो क्या करता है, ब्लड में घूमता रहता है। अब ग्लूकोज फिर क्या करेगा, ब्लड में घूमेगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। बॉडी के अंदर एक ग्लाइकोजन टैंक होता है हमारे अंदर, है ना। ताकि तभी देखा होगा हमने, जब हम फास्ट करते होते हैं, भूखे रहते होते हैं, तो आराम से हम सर्वाइव कर रहे होते हैं ना। ऐसा थोड़ी अभी 2 दिन भूखे रह लिए या 2 दिन किसी ने फास्ट कर लिया तो आदमी को दिक्कत होने लग जाएगी, नहीं होती ना। तो वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ग्लूकोजन जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और वहां से वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता होता है ना। लेकिन हम बहुत सारा ग्लूकोज इनटेक कर चुके होते हैं, तो वो ग्लाइकोजन टैंक जो है ना वो भी ओवरफिल हो जाता होता है, और ओवरफिल होने के बाद
फिर फैट डिपोजिशन होना शुरू होता है। और जैसे जैसे फैट डिपोजिशन होना शुरू होगा वो पूरी बॉडी में फैट है जो डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती होती है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, इंसुलिन का प्रभाव कम हुआ तो वो जो ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर घूमता रहता है। अब बॉडी के अंदर घूमता रहेगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ना। अब धीरे धीरे वो जो ग्लूकोज लेवल है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो इंसान है वो डायबिटिक होने की ओर अग्रसर हो जाता होता है। तो अगर बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है तो डायबिटिक होने का खतरा जो है वो 10 से 12-15% ज्यादा बढ़ जाता है एक नॉर्मल इंसान के। अगर एक नॉर्मल आदमी है और एक ओबेस आदमी है तो जो ओबेस है ना उसको 10 से 15 गुना ज्यादा खतरा रहता है डायबिटिक होने का, है ना। तो फैट परसेंटेज से एक ये नुकसान हो गया। दूसरा हार्ट की बात अपन ने कर ली, कार्डियक लोड बढ़ जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तीसरा क्या होता है, हाइपरटेंसिव होने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती होती है ना। इसके बाद आता है स्लीप एपनिया। ये तो सभी को लगभग महसूस किया होगा ना, कम्युनिटी में आने से पहले जितने भी हमारे ओबेस साथी थे, जितने भी हेल्दी थे, वो लगभग सभी की ये प्रॉब्लम्स रहती है कि जी रात को खर्राटे आते हैं बहुत सारे, है ना। स्लीप एपनिया क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारा गला है ना, गर्दन है, यहाँ पे क्या होता है जैसे ही फैट ज्यादा होती है ना तो उससे क्या होगा, दबाव लगता है। जो सांस की नली है ना उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दबाव लगता है। तो एक तो जैसे ऐसे सांस की नली थी और उस पर दबाव लग के उसको अननेसेसरी टेम्परेरी दबाव लगता है तो वो बिचक जाती होती है और वहां से जो एयर निकलेगी ना, हम सांस लेंगे तो उसकी फिर सीटी सी बजती होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को तो खतरनाक खराटे आते होते हैं, उनके पास जैसे घर वाले दूसरे सोने से डरते होते हैं। तो जैसे जैसे फैट परसेंटेज बॉडी से कम होता है तो इस प्रॉब्लम से भी राहत मिलती होती है ना। किस किस ने महसूस किया कि जी खराटे बहुत ज्यादा आते थे और अब कम हो गया फैट, तो अब कम आने लगे, है ना। क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए कोई वो नहीं है ये भी क्या प्रॉब्लम होगी उसको बंद। इसके बाद बात करें अपने भी और क्या क्या दिक्कतें होती है, तो लीवर डिजीज होने की संभावना रह जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो लीवर है ना वो सभी चीजों को मेटाबोलाइज करता होता है। जैसे हमने खाने में फैट खाया तो लीवर क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा, है ना। जो भी चीज खाते होते हैं ना हम, तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता होता है और बाइल जूस सीक्रेट करते हैं उसको गाल ब्लैडर में स्टोर करता होता है। और जैसे ही फैट आया ना तो वहां से गाल ब्लैडर से बाइल्स को सीक्रेट करवा के वापस और उसको तोड़ेगा और फिर छोटी आंत में जाके उसका डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद वापस वही फैटी एसिड्स के रूप में लीवर में जमा हो जाता होता है। तो जो लोग ज्यादा फैट खाते होते हैं ना उनका लीवर जो है वो फैटी होता है। और वैसे भी आजकल हमारा खान पान जो ऐसा हो चुका है कि अगर हम 100 इंसान का अल्ट्रासाउंड करवाएं ना तो 25 से 30 लोगों का फैटी लीवर निकलता है, चाहे उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो, लेकिन लीवर फैटी निकलता ही निकलता है कि हम अनजाने में इतना फैट खा चुके होते हैं, है ना। तो फैटी लीवर हो जाता है। और दूसरा लीवर पे लोड भी बहुत बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है ना तो कई बार इसके हेपेटिक कार्सिनोमा होने की भी संभावना रहती है, जैसे लीवर के कैंसर वगैरह होने की भी संभावना रहती है। दूसरा, बार बार अगर जैसे बाइल सीक्रेट हो रहा है और गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है तो गाल ब्लैडर पे भी बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो गाल ब्लैडर की भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती होती है अगर हम बहुत ज्यादा ओबेस हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में फैट परसेंटेज है तो। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी की बात करें। जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं वो बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उनको क्या होता है, स्टार्टिंग में तो प्री प्रेगनेंसी में भी उनको दिक्कत होती है। सबसे पहले तो उनको कंसीविंग में दिक्कत होती है ना। दूसरा, अगर कंसीव हो गया तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है उनको। और अगर हो गया तो उसके बाद डिलीवरी में, क्योंकि हाइपरटेंसिव हो जाता है, बीपी बढ़ जाता होता है, तो उसमें क्या प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं दे पाते क्योंकि बच्चे को खतरा रहता होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसमें क्या धीरे धीरे कई बार उनकी मौतें भी हो जाती होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई दवाई ऐसी इतनी अच्छी दे नहीं पाते उस कंडीशन में और वो लेडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, है ना। इससे नेक्स्ट अगर बात करें तो जॉइंट्स पेन की। जो इंसान बहुत हेल्दी होता है, जिनमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है ना, उनको ये दिक्कत लगभग रहती होती है। मान लो किसी का 90 किलो वजन है या 95 किलो वजन है ना, तो उसका भार कहाँ पे आएगा, वेट बेरिंग जॉइंट्स पे आएगा, है ना। हमारे जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है और पेल्विक जॉइंट है उन पे आएगा। अब पूरी बॉडी का भार जो है वो पैरों पे आएगा तो क्या होता है, ये तो सभी को, जैसे जो जो हेल्दी थे ना उनके सबके लगभग देखा होगा आपने कि पैरों में जी क्रैम्प्स आते हैं ना, पैरों में दर्द होता रहता है, टांगों में दर्द होता है ना। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत चल लेते होते हैं तो लेग पेन करने लग जाते हैं जी। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो हमारी बॉडी में 4 किलो फैट एक्स्ट्रा है तो वेट बेरिंग जॉइंट्स पे 16 किलो का एक्स्ट्रा भार पड़ता है, मल्टीप्लाई इंटू 4, 4 गुना एक्स्ट्रा। अगर हमारी बॉडी में 5 किलो एक्स्ट्रा फैट है ना तो
पूरी बॉडी में 5 किलो एक्स्ट्रा फैट है, तो जोड़ जो है हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स है ना, जो भार उठाते हैं हमारे जोड़ जो है, उस पे 20 किलो का एक्स्ट्रा भार पड़ता है। तो आप सोचें कि हमारे अंदर कितना एक्स्ट्रा फैट होता है और हम उन जोड़ों पे कितना दबाव डालते होते हैं। उस वजह से ही धीरे धीरे हमारे जोड़ जो है वो काम करना कम कर देते होते हैं, है ना। जॉइंट्स पेन, लेग पेन ये होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एलबी, लो बैक है, कमर दर्द। तो ये हम कई बार डिस्कस करते होते हैं ना, जैसे कि हमारा जैसे जैसे टमी बाहर निकलता है, फैट ज्यादा होगा तो टमी तो निकलेगा ही, है ना। क्योंकि हमारे साथ दिल्ली नए साथी जो है वो एड ऑन हो चुके होते हैं दिल्ली, तो उनको बता दें कि जैसे जैसे हमारा टमी बाहर निकलेगा ना, तो स्पाइनल कॉर्ड पे जोर पड़ता है, बैकबोन पे जोर पड़ता होता है। अब जैसे ही बैकबोन पे जोर पड़ेगा ना, तो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, कशेरुकाएं होती है, वर्टिब्रा होती है बैकबोन में, तो वो डिसलोकेट हो जाती होती है ना, आगे पीछे हल्की सी खिसक जाती होती है। और जैसे ही वो खिसकेगी तो उनके बीच में से जो नाड़ियां निकल रही हो ना, और उनका नाड़ी का जहां भी ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता होता है। उस वजह से क्या होगा, कमर दर्द शुरू हो जाता है, और कई बार पैर में भी पेन आता है, साइटिका का पेन भी बोलते होते हैं ना अपने। वो भी कैसे होता है, जब अगर हम बहुत ज्यादा ओबेस हैं, अगर हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो ये भी दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस की, है ना। अभी 2 दिन पहले गायनेकोलॉजिस्ट ने हमारे सिप्रा मैम ने किया था सेशन के पीसीओडी क्यों होता है। तो पीसीओडी के लिए भी फैट जो है वो बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि अगर फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो हेल्दी होंगे, और हेल्दी होंगे तो उस फीमेल्स को वो प्रॉब्लम्स होने की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने की संभावना रहती है, हार्मोनल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। और एक बार अगर पीसीओडी हो गया तो उसको धीरे धीरे हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के उसको दूर कर सकते होते हैं, है ना। क्योंकि दवाइयों से इसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता, बट अगर हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आते हैं तो इन प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता होता है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम हाइपर एसिडिटी, डाइजेशन की, है ना। तो सबसे ज्यादा इसी को सफर करना पड़ता है अगर हमारा टमी बाहर है, अगर हमें फैट ज्यादा है, बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, विसरल फैट ज्यादा है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता होता है ना। क्या क्या, गैस तेजाब बनना शुरू हो जाता है, रीगर्गिटेशन मतलब कुल्ले आते होते हैं, है ना। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि जी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, या हम जो कुछ खाते थे वो बार बार खट्टी ढिकारें आती थी, जलन होती थी। कई बार अपने रिजल्ट शेयर करते होते हैं ना यहाँ पे कुछ साथी, कह जी मुझे इतने साल से गैस तेजाब की समस्या थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, है ना, खाली पेट वाला कैप्सूल भी नहीं लेना पड़ता। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे जो भी हम खाना खाते हैं और हमारी आंतें क्या है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट करती होती है, जैसे सर्पिलाकार गति होती है ना ऐसे। और अगर हमारी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा है तो हमारी आंतें जो है वो गति करेगी, तो उनके बीच में वो क्या होता है, विसरल फैट डिपॉजिट हो जाता है। अब विसरल फैट डिपॉजिट हो गया तो उन आंतों को पूरी मूवमेंट नहीं हो पाती, पेरिस्टोल्टिक जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो आंतों को गति तो ऐसे करना था, ऐसे करेंगे तो ही आगे खिसकेगा भोजन, पर वो पूरा मूवमेंट नहीं कर पाती, वो थोड़ा थोड़ा हिल पाती है, तो उससे जो जितना फूड जो है वो आगे जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, और आगे नहीं जा पाता तो हम ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, और वो भोजन जो है वो सड़ता है। अब भोजन सड़ेगा तो वहां पे क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगी ना, गैस तेजाब बनेगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगी, तो हमारा डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता होता है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम मान सकते हैं हम। काफी लोगों को आपने देखा होगा ना, जो ओबेस होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी चल लेंगे तो सांसें फूलने लग जाती होती है ना, क्योंकि स्टेमिना कम होता है। जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा होगा उनका मसल्स मास नहीं होता उतना, मसल्स मास नहीं होता तो क्या होगा, सांसें फूलने लग जाती होती है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं होता, एनर्जी लेवल है वो कम होने लग जाता होता है। देखा होगा ना, अगर उनको को सीढ़ियां चढ़नी है जी, 2 बार अगर सीढ़ी चढ़ के दूसरी बार उतरेंगे तो बैठ जाएंगे आराम से, तीसरी बार नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो मसल्स मास की वजह से होती है, क्योंकि मसल्स का भोजन क्या है, प्रोटीन है ना। और अगर मसल्स कमजोर है या स्प्रेस हो रहा है, फैट ज्यादा है, धीरे धीरे जब फैट निकलेगा तो ही मसल्स जो है वो एक्सपेंड होंगे और मसल्स डेवलप होंगे। तभी तो कह रहे होते हैं ना कई बार कि जी मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा, है ना, लेकिन इंचेज लॉस हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि फैट बॉडी में कम हो रहा होता है, तो मसल्स मास गेन कर रहे होते हैं। तो चाहे वेट कम हो या नहीं हो, अगर हमारे इंचेज लॉस हो रहे हैं इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, है ना। तो इससे ये भी दिक्कत रहती है, स्टेमिना कम रहता है, अगर फैट ज्यादा है तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, मसल्स जो है वो वीक रहते होते हैं, इसीलिए फटीगनेस रहता है, सुस्ती रहती है, आलस रहता है, और कहीं भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता होता है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगर किसी का बहुत ज्यादा मात्रा में फैट परसेंटेज है, अगर कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है, किसी का टमी बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो डिप्रेशन की संभावना होती है। क्यों होती है, सबसे पहले तो ड्रेस सेंस की वजह से। अगर हम अपने कपड़े लेने के लिए जाते हैं मान लो, और अगर हमें कोई भी दुकानदार कपड़े दिखाता है तो हमें फिट नहीं आते होते हैं, है ना, क्योंकि वो अगर जब बड़ा देगा तो वो बड़ा लगेगा, छोटा देगा तो वो टमी के ऊपर
सही फिट नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या है, अंदर ही अंदर एक हीन भावना आ जाती है, चाहे बोल के ना कहें इंटरनली, कि काश मेरा टमी अगर इतना बाहर नहीं निकला होता तो मैं ये ड्रेस अप खरीद के पहन लेता। तो ये भी एक कारण होता है। और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है तो मोटापा भी बढ़ता जाता है, फैट और ज्यादा बढ़ता जाता है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते जाते होते हैं, है ना। तो इससे अपन बच कैसे सकते हैं, डेली बात करते होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना, फिजिकल वर्कआउट जो हम सभी करते होते हैं ना सुबह शाम, डेली हमें अगर आधा घंटे फिजिकल वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो हम इससे बच सकते होते हैं डेली। अकॉर्डिंग टू WHO हम वीक में 150 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, डेली। जैसे उषा सैनी मैम का है क्लब से, वेरी गुड, बिल्कुल क्लब से करते हैं मैम, आधा घंटे सुबह आधा घंटे शाम को करते हैं, तो हम इन सब प्रॉब्लम से दूर हो पाते हैं, है ना। इसके बाद आता है, हम अगर अपना वाटर लेवल कंप्लीट करते हैं तो भी इनमें बहुत फायदा मिलता होता है ना। जैसे डेली बात करते होते हैं ना कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है, लेकिन उनका भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कुछ साथी क्या करते हैं, सुबह सुबह ही कोशिश करते हैं 3-4 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर पी लो जी, उसके बाद दोपहर को थोड़ा सा, शाम को। ऐसे नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में, ओवर द स्प्रेड होल द डे, पूरे दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। जैसे सुबह आधा लीटर कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे बाद फिर थोड़ा, आधे घंटे बाद फिर थोड़ा, एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो उस पानी का ज्यादा इफेक्ट आएगा, बॉडी डिटॉक्स हो पाएगी, क्लींजिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा, और हमारी बॉडी हाइड्रेट रह पाएगी। और बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना तो सेल्स में भी स्टेमिना रहेगा, सेल्स में एनर्जी रहेगी, है ना। ये नहीं है अभी सुबह सुबह तो हाइड्रेट हो गई हो, दोपहर को हम थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, शाम को थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, या फिर रात को पी रहे हैं, तो दिक्कत आने लग जाती होती है। क्योंकि अगर रात को ज्यादा पानी पिया तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा बार बार, और हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। इसलिए कोशिश करें शाम को 6 बजे से पहले पहले हमारा जो भी वाटर लेवल है वो कंप्लीट करें, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें खाने की, तो 5 टाइम मील प्लान लेते हैं हम सब, है ना। तो अगर हम 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करते हैं तो भी हमारी बॉडी से फैट जो है वो जल्दी रिमूव होने की संभावना रहती है। और उसमें भी क्या करते होते हैं, जो सुबह का नाश्ता है ना, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है ना। अगर सुबह उठ के जो इंसान परांठे खाता है, जो इंसान सुबह सुबह चाय पीता है, वो कैसे हेल्दी रह पाएगा। उसकी बॉडी के अंदर इतना तो एसिडिटी हो जाती होती है, एसिडिक प्रवृत्ति की, परांठा भी खा लिया, चाय भी पी ली, है ना। तो अगर हम न्यूट्रिशियस, रिच, प्रोटीन राइट, अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे ना, जैसे हम शेक पीते होते हैं, तो क्या होगा, पूरे दिन जो है एनर्जेटिक रहेंगे और बॉडी के अंदर फैट भी कम रहेगा। क्योंकि हमारा जो शेक है ना, वो लो कैलोरी और लो फैट का फूड है ना। काफी लोग कहते होते हैं ना कि जी शेक पीने के बाद एनर्जी आ जाती होती है। और अनहेल्दी फूड से दूर रहना है ना, जंक फूड से दूर रहना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है, जितना भी हो सके कॉम्प्लेक्स कार्ब और घर का खाना खाएं, और पानी ज्यादा पिए, नींद पूरी करें। स्लीप का भी बहुत अच्छा रोल होता है। काफी बार अगर हम सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, अगर नींद पूरी नहीं ले रहे होते ना, तो भी हमें रिजल्ट्स नहीं आते। क्योंकि रात को बॉडी का हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, और बॉडी रिपेयर मोड में जाती होती है ना। पूरे दिन हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और रात को अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं, 3 घंटे या 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो भी हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाता होता है ना। क्योंकि बॉडी जो है वो रिलैक्स तो हुई नहीं, बॉडी रिपेयर मोड में तो गई नहीं, बॉडी का हीलिंग प्रोसेस हुआ नहीं, तो फिर ये दिक्कत आने की संभावना रहती है। तो हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। इसके लिए दिन में सोने बंद करना है, और रात को सोना है, और जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और डेली हम सुबह कलम में जैसे मेडिटेशन करवाते होते हैं ना, अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो स्ट्रेस से भी आउट होते हैं, है ना। और साथ में भंगड़ा करते होते हैं। अगर भंगड़ा करते होते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन जो है ना, कोर्टिसोल, वो सीक्रेट नहीं होता। हैप्पी हार्मोन है ना, जो सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन है, वो सीक्रेट होगा, और हम हैप्पी हैप्पी रह पाएंगे, है ना। अगर हम इन सब बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे तो हम एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं रहेगा, और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, है ना। तो ये था अपना एक छोटा सा आज का सेशन। और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट